पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शंकुतला जी सुहानी के पास आकर कहती है, नहीं बेटा, इतना स्ट्रेस तुम्हारे लिए सही नहीं है। बच्चे पर इसका बहुत असर पड़ेगा। क्या तुम्हारे पति को पता है कि तुम माँ बनने वाली हो? सुहानी ने ना में सिर हिलाकर मना कर देती है। शंकुतला जी मन ही मन बोली, हे भगवान, इस बच्ची का भरोसा टूटने मत देना। पर सुहानी को कौन बताए कि उसके भरोसे की जीत हो चुकी है, उसका प्यार जीत चुका है। इस बार सम्राट ना ही टूटा, ना ही बिखरा, बल्कि हर तरीके से मजबूत होकर रघुवीर के सामने खड़ा हुआ और उसका पर्दा फाश किया। एक काम करो बेटा, तुम नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जब तुम इतना भरोसा करती हो अपने पति पर, तो फिर सब परेशानियों को भूल जाओ और अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो। इतना कहकर वो चली जाती है सीधा प्रशांत के पास। यहाँ प्रशांत ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। वो बात अलग थी कि उसके दिमाग में बस सुहानी की बातें घूम रही थी। कोई तो जरिया बनेगा ही मुझे और सम्राट को मिलाने का। इतना बेदर्द तो भगवान नहीं हो सकता। मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे लेने जरूर आएंगे। ये भरोसा, ये विश्वास सब बकवास है। मैं नहीं मानता इन सबको। कोई सम्राट तुम्हें लेने नहीं आएगा। बेवकूफ बनाया है सबने मिलकर तुम्हें, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो। अपने बाल को सेट करते हुए वो ये सब खुद से बोल रहा था। इसके बाद वो नीचे आता है। तब तक टेबल पर नाश्ता लग गया था। प्रशांत सीधा नाश्ता करने के लिए बैठ गया था। तब तक शंकुतला जी सुहानी को लेकर नीचे आती है। प्रशांत एक नजर सुहानी को देखता है। पीच कलर की साड़ी, खुले गीले बाल, गले में मंगलसूत्र। इस सादगी में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो बाहर आना तो नहीं चाहती थी, पर शंकुतला जी उसे जबरदस्ती बाहर लेकर आई थी। प्रशांत उसकी तरफ देखता है, फिर अपनी नजरें फेर लेता है। सुहानी चुपचाप आकर बैठ जाती है। शंकुतला जी उसे खाने के लिए बोलती है। प्रशांत खाते हुए बोला, एक बार फिर सोच लो कि तुम गलत आदमी का इंतजार तो नहीं कर रही। वो बिना किसी भाव के बोलता है। सुहानी उसकी बातों का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी कि वो सम्राट के बारे में बात कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, शंकुतला जी ने बीच में ही प्रशांत को चुप करवा देती है। प्रशांत अपना नाश्ता खत्म करता है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अनुराधा उठ गई थी और नहाकर रेडी भी हो गई थी। राघव हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। वो अनुराधा के रात के बिहेव से उलझा हुआ था कि आखिर उसने क्या किया जो अनुराधा उससे नाराज हुई, और पहली बार उसने गुस्से में बात की। वो अभी भी सोच ही रहा था कि तभी अनुराधा कमरे में आती है। गोल्डन कलर की साड़ी, बालों को एक साइड करके ढीली ढीली चोटी बनाई हुई, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, होठों पर हल्की सी रेड लिपस्टिक। बेहद प्यारी लग रही थी वो। राघव तो बस देखता रह गया था उसे। आपका नाश्ता लगा दिया है, वो अपना काम करते हुए बोलती है, और इतना कहकर वो बाहर जाने लगती है। पीछे से राघव ने कहा, एक बात पूछो अनुराधा जी। वो उसके करीब जाते हुए बोलता है। अनुराधा के कदम वहीं रुक जाते हैं और धड़कनें बढ़ जाती है, पर क्यों बढ़ जाती है ये उसे पता ही नहीं चलता। राघव उसके करीब जाते हुए बोला, कल रात आप मुझसे नाराज क्यों हुई थी? क्या कोई गलती हो गई मुझसे? उसकी बात सुनकर अनुराधा को फिर से गुस्सा आ गया। इसे ये भी नहीं पता कि मैं गुस्सा क्यों हुई थी। अनुराधा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, आपको फुर्सत मिले तो सोच लीजिएगा। इतना कहकर वो फिर से गुस्सा होकर बाहर चली जाती है।
राघव एक बार फिर से खुद से बोला, अरे ये तो फिर से गुस्सा होकर चली गई, पर मैंने किया क्या? वो फिर से उलझ जाता है। यहाँ सम्राट घर से कहीं बाहर गया हुआ है। पूरा दिन बीत जाता है, पर ना तो सम्राट घर आता है, ना ही विराट और कंचन। अरविंद जी और आराधना जी को बहुत घबराहट हो रही थी। उनका दिल बैठा जा रहा था। पता नहीं ये बच्चे कहाँ चले गए। कहीं पिताजी ने तो कुछ। आराधना जी ने घबराते हुए कहा, चलो हम पता करके आते। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी उनकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, जहां से सम्राट अंदर आ रहा था। आराधना जी उसकी तरफ देखती है, फिर जल्दी से उसके पास जाकर बोली, सम्राट मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है हम कितना घबरा गए थे। और विराट और कंचन। ये बोलते वक्त उसकी नजरें कंचन और विराट पर पड़ती है। आराधना जी और अरविंद जी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। दरअसल सम्राट और विराट ने मिलकर कंचन और आहान की शादी करवा दी थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि रघुवीर जरूर आहान को नुकसान पहुंचाएगा। और अब दोनों ने ठान लिया था कि वो रघुवीर को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। कंचन, ये सब क्या है? अरविंद जी हैरानी से बोलते हैं। इसमें कंचन की कोई गलती नहीं है पापा, ये मेरा और भाई का फैसला है। विराट बोलता है, हाँ पापा, मैं नहीं चाहता जो मेरे और सुहानी के साथ हुआ वो कंचन और आहान के साथ हो। इसलिए जो मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया। सम्राट ने कहा, बिल्कुल सही किया तुम दोनों ने। आहान और कंचन आगे बढ़कर दोनों का आशीर्वाद लेते हैं। आप फिक्र मत करिए माँ, कंचन अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसकी पूरी हिफाजत करूंगा। सम्राट उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हमें तुम पर पूरा भरोसा है आहान, पर कंचन के साथ साथ तुम्हें अपना भी ख्याल रखना होगा। तुम समझ रहे हो ना? जी भाई, मैं तो वैसे भी कल मलेशिया जाने वाला था कंपनी की तरफ से, और अब कंचन को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सब खुश होते हैं कि अब ये दोनों तो सेफ रहेंगे। उसके बाद सब लोग खुशी खुशी कंचन को आहान के साथ विदा करते हैं। सम्राट ने उनकी सुरक्षा के लिए अपने आदमी लगाए हुए थे उनके पीछे, जिसका पता ना तो कंचन को था और ना ही आहान को। वो कंचन को लेकर घर के लिए निकल जाता है, जहां रीमा बेसब्री से दोनों का इंतजार कर रही थी। कंचन और आहान के जाने के कुछ देर बाद ही सम्राट अपने कमरे में जाता है। अपना सामान पैक करके बैग लेकर बाहर निकलता है। उसे देखकर आराधना जी ने कहा, अब तो कहाँ जा रहा है सम्राट? जा रहा हूँ माँ, इस शहर में दम घुट रहा है मेरा। वापस कब आऊंगा कुछ कह नहीं सकता। इतना कहकर वो चला जाता है। आराधना जी उसे आवाज लगाती रह जाती है, पर वो नहीं रुकता। दूसरी तरफ रघुवीर अपने कमरे में अंधेरा करके किसी गहरी सोच में गुम था। सुहानी की बातें उसके कानों में शोर कर रही थी। आपको क्या लगता है आप सम्राट की दूसरी शादी करवाएंगे और वो कर लेगा? नहीं, कभी नहीं। वो मेरा सम्राट है। मेरे प्यार ने बदल दिया है उसे। वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। अगले ही पल रघुवीर अपने हाथ में पकड़ा हुआ शराब का गिलास गले से नीचे उतारते हुए बोला, कितने विश्वास के साथ मैंने कहा था कि वो मेरा पोता है, मेरी हर बात मानेगा, पर आज उस मामूली सी लड़की का भरोसा जीत गया। सम्राट ने मेरा अपमान किया, वो भी सबके सामने। नहीं, एक मामूली सी लड़की मुझसे जीत नहीं सकती। मैं उसे जीतने ही नहीं दूंगा।
सम्राट को मेरी बात माननी ही होगी हर हाल में, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। बेहद गुस्से से वो ये सब सोच रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है, जो कि उसके आदमी का था। रघुवीर फोन को कान से लगाते हुए बोलता है, हाँ बोलो। सर, सम्राट सर शहर से बाहर जा रहे हैं, पर वो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल पाया अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की जिंदा हो और सम्राट को उसका पता चल गया हो। वो मन ही मन सोचता है, पीछा करो सम्राट का, पल पल पीछा करो और देखो कि वो कहाँ जा रहा है। और अगर उसके आसपास तुम्हें वो लड़की दिखाई दे, सुहानी, तो उसे फौरन खत्म कर दो, पर सम्राट को वो नहीं मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। अगर तू जिंदा निकली तो कसम से इस बार ऐसी मौत दूंगा तुझे कि तेरी लाश देखने वालों की रूह कांप जाएगी। बगावत की बू आ रही है मुझे अपने पोते में से, और इसकी वजह तू ही है। सब पर हुकूमत करने वाला रघुवीर कभी किसी से हार नहीं सकता। मुझे हार मंजूर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। एक तो अहान और कंचन की शादी से रघुवीर पूरी तरह बौखला गया था। ये उसकी दूसरी हार थी। कल तक छोटे से छोटा काम भी उससे पूछकर करने वाला उसका परिवार आज इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा है, वो भी उसके बिना। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है उसके लिए। सच कहा था सम्राट ने कि वो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, और उसने उड़ा भी दिया। सम्राट के बिना ऑफिस का काम ठप पड़ा था। लाखों का नुकसान हो चुका था रघुवीर को। हर तरफ से उसकी हार हो रही थी, हर तरफ से, और इन सब से उसके अहम को ठेस पहुंची थी। फिलहाल तो वो गुस्से से भरा हुआ आगे क्या करना है ये सोच रहा था। यहाँ रात के 10 बज रहे थे। राघव अभी तक हॉस्पिटल में था। वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसे घर जाने का कोई होश ही नहीं था। घर पर अनुराधा उसका इंतजार कर रही थी। उसने सिया को खाना खिलाकर सुला दिया था। धीरे धीरे ही सही, पर राघव का रंग चढ़ने लगा था उस पर, लेकिन इस बात का एहसास नहीं था उसे। वो बस इधर से उधर टहल रही थी। राघव की माँ ये सब देख रही थी। पहले वाली अनुराधा में और आज वाली अनुराधा में उन्हें बहुत फर्क नजर आ रहा था। पहले वाली अनुराधा सिर्फ सिया की माँ थी, पर आज जो अनुराधा उन्हें नजर आ रही है वो ना केवल सिया की माँ थी, वो अब राघव की पत्नी भी नजर आ रही थी। ये देखकर सुधा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्या बात है अनुराधा बेटा, क्यों इतना परेशान हो रही हो? खाना भी नहीं खाया तुमने, कुछ बात है क्या? वो जानबूझकर अनुराधा का मन टटोलते हुए पूछती है। देखिए ना माँ जी, राघव जी आजकल कितनी देर से आने लगे हैं। सुबह भी जल्दी चले जाते हैं, ना अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं। वो लगभग अपने दिल की बात सुधा जी के सामने रखते हुए बोलती है। पर बेटा, वो तो हमेशा से ही ऐसे करता है, बहुत लापरवाह हो गया है। मैं आज ही कान खींचूंगी उसके। आने दे एक बार, वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलते हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप जाइए, आराम कीजिए। वो आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाना खा लूंगी। अनुराधा सुधा जी को उनके कमरे में भेजते हुए बोलती है। दूसरी तरफ सम्राट घर से चला गया था। आराधना जी और अरविंद जी अपने कमरे में थे। पता नहीं मेरा सम्राट कहाँ चला गया, और पता नहीं मेरी सुहानी किस हाल में होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है। आराधना जी अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोलती है। अरविंद जी उसको दिलासा देते हैं और शांत करने लगते हैं। यहाँ 11 बज गए हैं, पर राघव अभी तक घर नहीं आया था।
अनुराधा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। लगभग 10 मिनट के बाद राघव आता है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है ताकि किसी की नींद खराब ना हो, पर वो जैसे ही अंदर आता है, सोफे पर बैठी अनुराधा नजर आती है। अनुराधा को अपना इंतजार करता हुआ देखकर राघव को बहुत हैरानी होती है और हैरानी के साथ खुशी भी होती है। पर अनुराधा का पारा हाई था। वो अपने गुस्से पर किस तरह काबू पाकर बैठी थी, ये तो बस वही जानती थी। आप सोई नहीं अभी तक? वो उसके पास आते हुए बोलता है। खाना खाएंगे या आज भी बाहर से खाकर आए हैं? अनुराधा अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोलती है। उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि उसका मूड उखड़ा उखड़ा सा है। अरे आज भी ये गुस्से में है, पर क्यों? कम से कम मेरी गलती तो बतानी चाहिए। वो मन ही मन बोलता है। हाँ खाऊंगा ना, बहुत भूख लगी है, राघव ने जल्दी से कहा। अनुराधा किचन में जाते हुए बोली, आप चेंज करके आइए, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। ये कहते हुए वो किचन में चली जाती है। राघव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। जहाँ सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके थे, वहीं सम्राट की गाड़ी शहर से काफी दूर जा चुकी थी। सम्राट मिरर में से अपने पीछे आती गाड़ी को देखते हुए कहा, आ गए रघुवीर सूर्यवंशी के पालतू कुत्ते, मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। कोई बात नहीं रघुवीर सूर्यवंशी, इस बार मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर है। ये कहते हुए सम्राट अपना फोन निकालकर कान से लगाते हुए बोला, हाँ तुम रेडी हो? वो मेरे पीछे ही है। सामने से आवाज आई, जी सर। सम्राट एकदम से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। पीछे आ रही गाड़ी भी अपनी स्पीड बढ़ाती है। आगे जाकर कुछ दूरी पर सम्राट की गाड़ी से मिलती जुलती सेम गाड़ी खड़ी थी। सम्राट अपने पीछे आ रही गाड़ी को चकमा देकर दूसरे रास्ते पर चला जाता है और अपनी जगह दूसरी गाड़ी को सामने कर देता है। ये सब इतनी जल्दी में होता है कि रघुवीर के आदमियों को पता ही नहीं चलता। सम्राट के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर जाती है। अगले दिन सुबह इंदौर में प्रशांत ने करोड़ों की डील साइन की थी। शंकुतला जी का भी जन्मदिन था, तो इसलिए घर में एक पार्टी थी। वैसे तो प्रशांत किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता और ना उसको पार्टी करना पसंद है। यहाँ सवाल उसके बिजनेस का था और फायदे का था। प्रशांत हर चीज से पहले अपना फायदा देखता था। सुबह से ही घर में पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई थी। आज वो ऑफिस भी नहीं गया था। सुहानी उठ गई थी और रेडी होकर शंकुतला जी के साथ मंदिर गई थी। प्रशांत बाहर हॉल में बैठा था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे शंकुतला जी और सुहानी अंदर आती हुई नजर आती है। हल्के पीले कलर का सिंपल सा सूट जो कि शंकुतला जी ने सुहानी के लिए मंगवाया था। बाल खुले हुए, माथे पर लगा कुमकुम, सादगी में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर हाँ, आंखों में सुनापन था। प्रशांत एक नजर उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी नजरें फेर लेता है। सुहानी भी उसकी तरफ देखती है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। दोनों में बातचीत ना के समान थी। खैर, पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है और कब रात होती है पता ही नहीं चलता। रात का वक्त है, पार्टी अब शुरू होने वाली थी। प्रशांत रेडी होने के लिए अपने कमरे में जा रहा था, पर तभी उसे सुहानी के कमरे से आ रही आवाज सुनकर उसके कदम उस तरफ बढ़ जाते हैं। अंदर कमरे में, आंटी मैं पार्टी में आकर क्या करूंगी, मेरा मन नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ।
सुहानी बुझे मन से बोलती है। इससे पहले कि शंकुतला जी कुछ बोलती, उससे पहले ही प्रशांत कमरे के अंदर जाते हुए बोला, क्या परेशानी है? पूरी जिंदगी क्या यूं ही कमरे में बैठी रहोगी? कब तक खुद के साथ समझौता करती रहोगी? और क्यों कर रही हो तुम ऐसा? बेकार है किसी का इंतजार करना। प्यार के बड़े बड़े वादे तो सब करते हैं, पर निभाता कोई नहीं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ और छोड़ दो इंतजार करना। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए तो करो। कब तक सम्राट सम्राट की माला जपती रहोगी? प्रशांत बहुत गुस्से में बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर सुहानी को भी गुस्सा आ जाता है। वो बिस्तर से खड़े होते हुए बोली, बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, पर मेरा सम्राट जरूर आएगा। वो प्रशांत की आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा सम्राट आए। इतना ही भरोसा है उस पर तो साबित करो। क्यों उदास बैठी हो? रेडी होकर पार्टी में चलो, एंजॉय करो। इंतजार ही करना है तो खुशी से करो। वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोल रहा था। सुहानी शंकुतला जी की लाई हुई साड़ी उठाते हुए बोली, फाइन। ये कहते हुए वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। प्रशांत रेडी होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। शंकुतला जी खुद से बोली, ये दोनों ही मेरे समझ में नहीं आते। बड़बड़ करते हुए वो भी रेडी होने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में मेहमानों का आना शुरू हो गया था। शंकुतला जी रेडी होकर बाहर गार्डन एरिया में चली गई, मेहमानों का वेलकम करने के लिए। सुहानी भी लगभग रेडी हो चुकी थी। गोल्डन कलर की डिजाइनर साड़ी, बेकलेस ब्लाउज, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर, लाल सुर्ख होठ, बालों को खोलकर एक साइड कंधे पर किया हुआ। अब लग रही थी वो सम्राट की सुहानी, पर कुछ कमी थी, और वो थी उसके चेहरे की चमक और होठों की मुस्कुराहट। प्रशांत की बातें अभी भी उसके कानों में शोर कर रहे थे। बड़े बड़े वादे करना आसान है, पर उन्हें निभाना मुश्किल। कोई नहीं आने वाला, करती रहो इंतजार। सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रशांत भी रेडी हो गया था और अब वो नीचे आ रहा था। सुहानी गहरी सांस लेते हुए बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो कमरे का गेट खोलती है, तभी कोई उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। सुहानी एकदम से घबरा जाती है। वो देखती है कि एक नकाबपोश ने उसे कसकर पकड़ रखा है। बस उसकी आंखें नजर आ रही है, जिनमें से वो सुहानी को घूर रहा है। सुहानी की चीख निकल जाती है और खींचातानी में पास रखा फूलदानी नीचे गिर जाता है। ठीक उसी वक्त प्रशांत नीचे आता है। उसे सुहानी की चीख सुनाई देती है। वो जल्दी से सुहानी के कमरे की तरफ जाता है। कौन है वो नकाबपोश इंसान? क्या वो सम्राट हो सकता है, या है वो कोई और? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माई फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।